तो सबसे पहले बात करते हैं कोनिक्स की कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हम एक दो पॉइंट हैं वो जो डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ नाम आएंगे जैसे जनरेटर, वर्टेक्स, एलिमेंट्स, एक्सिस ऑफ कोन, ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक वर्टिकल लाइन, एक ले लिया एल, और एक और लाइन ले लिया इंटरसेक्टिंग लाइन एम। दो लाइन हमने ले लिया जो एक दूसरे को अल्फा एंगल पे कट करती है। एक वर्टिकल लाइन हमने एज्यूम किया, ये वर्टिकल लाइन है हमारी एल, और एक कोई और लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन एल को अल्फा एंगल पर और वी पॉइंट, अल्फा एंगल से और इस वी पॉइंट पे। हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में? कोनिक्स के बारे में, कोनिक सेक्शन के बारे में। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन एल ले लिया और एक और लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन एम, जिसका एंगल जो है वो अल्फा है। जहाँ पर ये कट करती है उस पॉइंट को हम वी बोलते हैं। इसी वी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस वी का मतलब क्या है? इस वी का मतलब है वर्टेक्स। अगर कोई लाइन एल जो है वो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, एल जो है वो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, एम जो है वो दूसरी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है फिक्स पॉइंट वी पर, जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है। ये अल्फा एंगल पे ये इसका इंक्लिनेशन है। तो जो लाइन फिक्स है उसको फिक्स रहने देते हैं। दूसरी लाइन एम को लाइन एल के अराउंड जो है वो रोटेट कराते हैं, और इस तरीके से करेंगे कि अल्फा एंगल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इससे क्या होगा, हमें एक डबल कोन मिलेगा। डबल जो है वो राइट सर्कुलर कोन मिलेगा। उसी से फिर हम निकालेंगे सिलेंडर, उसी से फिर हम क्या क्या निकालेंगे? सर्कल निकालेंगे, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सारे डबल कोन से ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? पहले हमने एक ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन हमने ले लिया एल, तो इसको तो फिक्स रहने देते हैं। एम लाइन जो है उसको हम रोटेट कराएंगे अल्फा एंगल को कांस्टेंट रखते हुए। जब चारों तरफ इसको रोटेट कराएंगे तो उससे जो बनेगा वो कोन बन जाएगा। और वो कोन किस टाइप का बनेगा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए, ये जो लाइन एल है ये तो फिक्स है, इसलिए ये तो ऐसे रहने वाली है। ये पॉइंट इधर गया और एक इधर इस टाइप से यहाँ पर आया। ये एम जो है इसी को हम रोटेट कर रहे हैं। पहले एम इधर था और फिर अल्फा एंगल पे ये अल्फा एंगल था, और फिर ये अल्फा एंगल सेम इधर की तरफ भी ये एम ही है। और इसको जब हम इस टाइप से ज्वाइन कर देंगे तो इससे बन जाएगा हमारा एक कोन। और ये जो लाइन एल है ये एक्सिस ऑफ कोन हो जाएगा। ये कोन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये कोन इधर हो गया और एक ये यहाँ से बन गया, डबल कोन बन जाएंगे। तो ये जहाँ पर कट करता है इसी को हम वी बोलते हैं। वी का मतलब है वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हमारा मिल गया जहाँ पर कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन एल को क्या बोलते हैं? इस लाइन एल को बोलेंगे एक्सिस ऑफ कोन। ये है एक्सिस ऑफ कोन। और ये जो वर्टेक्स है ये दो पार्ट में इस कोन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दो पार्ट कौन कौन से? एक पार्ट ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, और एक पार्ट नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। इन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नेपीज। ये जो है वो अपर नेपीज है, इसको बोलेंगे अपर नेपीज। और ये जो है वो लोअर नेपीज। ये सब हमसे कोई पूछेगा नहीं, बस केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से हमारे सर्कल मिला है, कैसे हमको पैराबोला मिला है, कैसे इलिप्स मिला है, कैसे हाइपरबोला मिला है, उन्हीं के बारे में बात करें। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक कोन तो मिल गया हमको, इसी को क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर हॉलो कोन मिल गया। अब हम एक प्लेन लेंगे और इस प्लेन से जो है हम इस कोन को कट कराएंगे।
और उसी से हमको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला मिलने वाले हैं। तो एक प्लेन में कंसीडर कर लेता हूँ कोई भी, और उससे जो है देखिए मैं कैसे इस तरीके से सर्कल कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो एक कोन हम फिर बनाते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का ये। अगर नहीं समझ में आई बात तो एक बार और देख लेते हैं। एक लाइन एल है जो कि वर्टिकल लाइन है, फिक्स लाइन है। एक लाइन एम है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे अल्फा एंगल से। उस लाइन एल को फिक्स रहने दिया, एम लाइन को रोटेट कर दिया एल लाइन के अराउंड। उससे हमको एक डबल कोन मिल गया। इसी कोन से हम प्लेन को कट करेंगे और किस तरीके से सर्कल मिलता है, कैसे पैराबोला मिलता है, कैसे एलिप्स मिलता है और कैसे हाइपरबोला मिलता है वो हम देखेंगे। वर्टेक्स जो है वो प्लेन कोन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऊपर वाले पार्ट को अपर नैपी बोल देंगे, नीचे वाले पार्ट को लोअर नैपी बोल देते हैं। और जो रोटेटिंग लाइन एल है उसको हम क्या बोल देते हैं, जनरेटर। रोटेटिंग लाइन एल इज कॉल्ड, रोटेटिंग लाइन जो है, रोटेटिंग लाइन कौन सी है, एम इज कॉल्ड जनरेटर। इसको जनरेटर बोल देते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज है और कुछ नहीं, जनरेटर इसको बोल देंगे। ये वर्टेक्स वी हो जाएगा, ये अपर नैपी और ये लोअर नैपी हो जाएगा, और एल जो है वो एक्सिस ऑफ कोन हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं कि सर्कल कैसे मिलता है। तो एक बार फिर से डबल कोन एक बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ कोन, ये एक स्ट्रेट लाइन फिक्स लाइन हो गई। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास एक हमको कोन मिल गया। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एक कोन हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा कि एक लाइन पहले हमको मिल गई, ये हमारे पास एक ये लाइन हो गई एल, और एक यहाँ से कट कराते हुए ऐसे ले लेते हैं। ये एक लाइन हो गई और एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो कि एक्सिस का काम करेगी। तो ये एक्सिस ऑफ कोन हो गई। अब यहाँ पर जो है एक बन गया ये डबल कोन हमको मिल गया। अब इससे सर्कल कैसे बनता है, एक हमने सरफेस ले लिया, कुछ इस टाइप का प्लेन ले लिया है, इस टाइप का ये प्लेन हो गया। ये प्लेन है। इस प्लेन को जब हम राइट एंगल पे कट कराएंगे, जैसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे और इस टाइप से यहाँ पर हमने सपोज करिए प्लेन से कट करा दिया इसको। ये प्लेन हमारा कुछ इस टाइप से आया और यहाँ पर कट कर दिया परपेंडिकुलरली। तो जो यहाँ पर जो इसने कट किया है, इससे जो भी मिलेगा हमको बिल्कुल स्ट्रेट। अब इसको थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई प्लेन हमने ले लिया और एक कोन है, ये प्लेन जो है परपेंडिकुलरली कट कर रहा है इसको। तो यहाँ पर जो हमको ये मिलेगा इसको हम क्या नाम देंगे, ये है सर्कल। ठीक है, ये बनेगा एक सर्कल। उसके बाद अगर हमने इसको थोड़ा सा, इसका इंक्लिनेशन जैसे 90 डिग्री पे लिया हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा और बेंड कर दें, सपोज करिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया, 90 डिग्री से कम कर दिया या 90 से ज़्यादा कर दें, इस टाइप से अगर हम कोई प्लेन में कट कराएं, जैसे ऐसे कुछ हमने ये वाला केस ले लिया इस टाइप से, तो यहाँ से जो बनेगा, वो जो बनने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्स। यहाँ से जो इस टाइप से बनेगा ये क्या हो जाएगा, एक एलिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल मिल गया हमको और एलिप्स मिल गया। अब बात आती है कि पैराबोला कैसे मिला और हाइपरबोला कैसे मिला। तो इसी प्लेन को अगर हम कुछ इस टाइप से कट कराएंगे, देखिए यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ कोन। और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया और इसको यहाँ से ज्वाइन करा दिया। तो ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पर,
अगर हमने प्लेन को कुछ ऐसा लेट कर लिया कि हमारा प्लेन जो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर कट कर रहा है, ये तो ये जो कट करेगा, और ये जैसे सपोज करिए ये एंगल तो अल्फा था, अगर हमने इसको इस टाइप से कुछ एक बीटा एंगल पे ले लिया ऐसा कुछ, ये तो अगर अल्फा और ये सब, जैसे यहाँ पर जो बीटा था वो 90 था, ये बीटा जो था 90 था, और यहाँ पर बीटा जो है वो लेस देन 90 हो गया। यहाँ पर अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए, अल्फा और बीटा अगर दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर जो सरफेस मिलेगा हमको वो हो जाएगा पैराबोला। तो ये जो इस टाइप से हमको कुछ केस मिलेगा, पैराबोला का शेप ऐसा ही होता है, तो ये हो जाएगा पैराबोला। हाइपरबोला में दोनों पार्ट में कट हो जाएगा, एक प्लेन ऐसा कट कराएंगे कि जो पहले वाले अपर नैपी को भी कट करेगा और लोअर नैपी को भी कट करेगा, तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, हाइपरबोला मिल जाएगा। ठीक है ना। सर्कल सबको पता है कि सर्कल कैसे बनता है, सर्कल हो गया ये कुछ इस टाइप का होगा सर्कल, एलिप्स होगा तो सर्कल को थोड़ा बेंड कर देंगे, ये एलिप्स हो जाएगा, ये हो गया हमारा सर्कल, सबको पता है, ये एलिप्स हो गया। फिर उसके बाद पैराबोला की बात करें तो पैराबोला कुछ इस टाइप से बन जाता है, ये हो गया पैराबोला। अब बात आती है कि हाइपरबोला कैसे बना होगा। तो देखिए हाइपरबोला के लिए फिर एक कोन ले लेते हैं और उसको हम दोनों नैपीज में कट कराएंगे प्लेन के साथ, तो जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा हाइपरबोला। तो यहाँ तक कर लिया सभी ने, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो? ओके, तो देखिए एक और ले लेते हैं डबल कोन, और उसमें जो है हाइपरबोला भी चेक कर लेते हैं। हाइपरबोला का जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो एक डबल कोन हमने ले लिया यहाँ पर फिर से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया हमारा। अब कोई भी प्लेन ऐसा कंसीडर करते हैं हम जिसमें ये अपर और लोअर दोनों नैपी को कट करेगा। ये एंगल तो हमारा सपोज करिए अल्फा था, ये अल्फा और बीटा जब इक्वल हो गए तो हमारा बन गया पैराबोला। जब अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा हो जाए, अल्फा कोई बड़ा एंगल ले लेते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, मतलब अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा एंगल ले लेते हैं और यहाँ से कुछ इस टाइप से कट कराते हैं। जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से कम होनी चाहिए, और ये कुछ इस टाइप से बीटा एंगल बना होगा। अब एक प्लेन ऐसा कंसीडर करते हैं जो इसको कट करते हुए जाएगा। ये हमारा एक कोई प्लेन हो गया, और ये ऐसा प्लेन है जो दोनों पार्ट में कट कर रहा है, अपर नैपी में भी कट करेगा और लोअर नैपी में भी कट करेगा, ये प्लेन। और यहाँ पर जो ये कट कर रहा है जहाँ पर, वहाँ से हमने जो है 2 पैराबोला ड्रॉ कर दिए, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, हाइपरबोला। एक ये पैराबोला हो गया और एक ये हो गया। तो ये जो है क्या बन जाएगा, हमारा हाइपरबोला बन जाएगा।
हाइपरबोला का मतलब क्या हो गया, दो पैराबोला ज्वाइन करा दीजिए तो हाइपरबोला बन जाता है। तो ये है, ये हमने मान लिया कोई एक लाइन है हमारे पास, और हाइपरबोला का शेप कुछ इस टाइप से होगा। ये इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरबोला। इन्हीं के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। सर्कल के बारे में हम कर चुके हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है ना। अभी तो इनमें क्वेश्चंस हमने नहीं किया, अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट किया कि जो कोनिक्स है वो कैसे बन जाता है, कोन कैसे बन जाता है, और उस कोन से जो है वो सर्कल कैसे मिला, कैसे एलिप्स मिला, कैसे पैराबोला मिला, कैसे हाइपरबोला मिला। तो क्या हम लिख सकते हैं इसमें कि भाई कोनिक सेक्शन क्या है। अगर हम कहते हैं कि भाई इंटरसेक्शन किसी प्लेन का किसी कोन के साथ करते हैं, तो जो भी हमको फिगर ड्रॉ करके मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोनिक सेक्शन या कोनिक्स बोल देते हैं। जैसे कभी हमने देखा कि प्लेन का जब कोन के साथ कट कराया तो सर्कल भी मिला, पैराबोला भी मिला, एलिप्स भी मिला, हाइपरबोला भी मिला। तो इन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, कोनिक सेक्शन या कोनिक्स बोल देते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, the intersection of plane with a cone, the section so obtained is called conic section। इसको या तो कोनिक सेक्शन बोलेंगे या फिर इसको हम कोनिक्स बोल देते हैं। कोनिक सेक्शन मीन्स क्या हो गया, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी बन सकता है। ये अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा। जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए तो ये बन गया। इस टाइप से हमने चारों यहाँ पर देख लिया। ठीक है, जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हुआ पैराबोला बन गया। जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो सर्कल मिल गया। और सिमिलरली यहाँ पे बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 हो गई तो एलिप्स मिल गया। बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 होगी, अल्फा और बीटा दोनों ही 90 से कम हो गए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एलिप्स मिल गया। यहाँ पर क्या है, बीटा जो है वो लेस देन 90, एलिप्स के लिए बीटा लेस देन 90 हो गया। ठीक है, तो ये एलिप्स मिल गया। और हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, हाइपरबोला में अल्फा जो है वो सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए, बीटा से बड़ा होना चाहिए, और बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होगी। तो फिर इंटरसेक्शन प्लेन का जो कोन के साथ होगा उससे जो भी हमें मिलेगा उसे हम क्या बोल देंगे, कोनिक सेक्शन। अब बात करते हैं कि इसमें एक वर्ड और आता है, इसेंट्रिसिटी आता है। ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो इसेंट्रिसिटी जो है एक रेशियो होती है पीएस और पीएम का। अब ये पीएस और पीएम क्या है, इनके बारे में हम सारे कोनिक्स की बात एक साथ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ पॉइंट। कोनिक सेक्शन एज अ लोकस ऑफ पॉइंट। हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट P के लोकस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, और वही P जो है वो डिसाइड करेगा कि उस कोनिक सेक्शन का लोकस क्या होगा। सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। और उसी पॉइंट P से दो की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एक S की और एक M की, और उनका रेशियो जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो मिलेगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। लिख लेते हैं तो ज़्यादा आइडिया होगा इसमें क्या करना है हमको। एक किसी पॉइंट P का लोकस जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन
एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से उस पॉइंट पी का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट है तो उस पॉइंट पी का लोकस हमेशा क्या बोला जाएगा कि कोनिक सेक्शन बनेगा। ठीक है, कोनिक सेक्शन बनेगा उसमें। और वो कोनिक सेक्शन पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है। तो पैराबोला, कोनिक्स और पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों की डेफिनेशन सेम है। क्या है डेफिनेशन, लिख लेते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that the ratio locus of a point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point to its perpendicular distance from a fixed straight line not passing through गिवन फिक्स पॉइंट। मतलब गिवन फिक्स पॉइंट जो हमको गिवन होगा और जो लाइन है ये दूर दूर होनी चाहिए, फिक्स पॉइंट से वो लाइन पास नहीं करनी चाहिए। इज ऑलवेज कांस्टेंट is known as conic section और कोनिक्स। अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तब ये आइडिया होगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बात ये कही जा रही है कि एक कोई पॉइंट P होगा, एक कोई यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है S, ये फिक्स पॉइंट है ये S, इसको हम नाम देंगे फोकस। और एक फिक्स लाइन होगी, ये एक फिक्स लाइन है, ये हमने ले लिया एक फिक्स लाइन। और इस पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है वो M है, ये 90 डिग्री है, तो ये फिक्स लाइन हो गई और एक फिक्स पॉइंट हो गया। तो इसमें लिखा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई का जो लोकस है, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी पी एस, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट पी से इस फिक्स स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है उसका नाम है पी एम। तो PS और जो PM है इनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। PS और PM का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। सबके लिए सर्कल को छोड़ दीजिए आप, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में फोकस मिलेगा। और जो फिक्स लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स लाइन जो मिलेगी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे और फिक्स पॉइंट जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो किसी पॉइंट P का लोकस हमेशा कोनिक्स होगा अगर उस पॉइंट P से किसी फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस का जो रेशियो है और एक लाइन से जो रेशियो है PS और PM का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो हमेशा E के इक्वल होगा। उस कांस्टेंट रेशियो को हम E बोलते हैं। कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज E और E को हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि रेशियो है डिस्टेंस का, तो ये इसेंट्रिसिटी E होगी और ये हमेशा पॉजिटिव होगी।
अब ये इसेंट्रिसिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि कोनिक्स क्या है। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई तो देन द कोनिक्स इज कॉल्ड, ये जो कोनिक्स है ये क्या कहलाएगा, पैराबोला। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है 1। अगर लेस देन 1 है, 0 से तो बड़ी होगी, तो कोनिक्स इज कॉल्ड एलिप्स। अगर लेस देन 1 है तो, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कोनिक्स इज कॉल्ड हाइपरबोला। तब ये क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, ये भी एक बार पूछा गया है कि सर्कल की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो सर्कल की इसेंट्रिसिटी हमेशा 0 होगी। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी पूछा गया है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी होती है, तो देन द कोनिक्स इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कोनिक्स की जो इक्वेशन होती है वो सेम होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और कोनिक्स की जो इक्वेशन होती है वो सेम होती है। आपको याद होगा, ये मैंने इस टाइप से वहाँ पर बताया था कि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जो है वो कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करती है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। कोनिक्स को कब रिप्रेजेंट करती है, जब डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जब डेल्टा की वैल्यू 0। डेल्टा क्या होता था, डेल्टा इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है ना, ये पुरानी यादें हैं, ये हम लोगों ने पहले बात कर चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कोनिक सेक्शन की भी इक्वेशन होती है। इस टाइप की इक्वेशन अभी हमें मिलेगी क्वेश्चंस में। जो हम NCERT में पढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, वो 0 से ही सारा कुछ करके कर लेते हैं, उन्हें ये आइडिया नहीं है, वो नहीं मान के चलते हैं कि जो पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स है वो 0 पे ही होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता पैराबोला का वर्टेक्स 0 पे ही हो। पैराबोला तो कहीं पर भी लाई कर सकता है, या एलिप्स, हाइपरबोला, वो सारे के सारे कहीं बाहर भी तो लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो इक्वेशन बनेगी वो इसी की फॉर्म में मिलेगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो PS और PM किसी एक पॉइंट P का जो लोकस है, किसी पॉइंट P का लोकस जो है वो क्या कहलाएगा, कोनिक्स। वो एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। किसी पॉइंट P से एक फिक्स लाइन चाहिए और एक फिक्स पॉइंट चाहिए, दोनों के डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए और वो E की इक्वल होगा। E की वैल्यू अगर 1 है तो वो पैराबोला होगा, अगर E की वैल्यू 1 से कम है तो वो एलिप्स होगा, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए। और E की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो हाइपरबोला होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं कि अगर E की वैल्यू √2 आ गई, ये भी तो 1 से बड़ी है ना, तो अगर हाइपरबोला में अगर E की वैल्यू √2 आ गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एक नोट्स के लिए हमने लिख लिया कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी √2 होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो वहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ समझने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देखो, फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट जो इनकी इक्वेशन है वो किस टाइप से होती है। फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लेट कर लेते हैं, HK, ये हमने लेट कर लिया। और फिक्स लाइन की इक्वेशन को हमने लेट कर, ये हमने लेट कर लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
तो PS की जो डिस्टेंस है वो क्या मिलेगी, PS की डिस्टेंस और PM की जो डिस्टेंस है वो क्या मिलेगी। PS तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा और PM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी किसी पॉइंट P से किसी लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, P = ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो यही अब हम यहाँ पर आगे निकालेंगे, देखिए कैसे। ये कोई पॉइंट P हमारे है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम S से डिनोट करेंगे। ये फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट h के हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसकी इक्वेशन ax + by + c = 0 है। और हमें क्या करना है, PS की वैल्यू निकालनी है। PS कैसे मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर। और PM कैसे मिलेगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P = क्या होता है, अगर कोई लाइन से किसी पॉइंट ये x1 y1 पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, अगर लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0 है तो ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये ax + by + c है, ये x1 y1 का काम करेगा। ax1 की जगह x, by1 की जगह y और c अपॉन √a² + b²। तो PS और PM का जो रेशियो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, PS अपॉन PM = E है, = E। तो PS = क्या बन जाएगा, EPM। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, PS अपॉन PM = E, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं PS अपॉन PM, सॉरी PS = सीधे लिख लेते हैं, बार बार वही लिखने की ज़रूरत नहीं है। PS = EPM, तो वही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, PS = EPM। PS = EPM, तो PS की वैल्यू क्या हो गई, √x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = E। और लाइन जो है वो ax + by + c अपॉन √a² + b²। ये जो इक्वेशन बन रही है ये कोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगी, मींस पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगी और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगी। तीनों में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। कब ये फॉर्मूला यूज होगा, जब हमको फोकस के कोऑर्डिनेट पता होंगे और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता होगी और इसेंट्रिसिटी E पता होगी। ये किसका फार्मूला बन गया हमारे पास, इसको हमें लर्न करना है। ये एक फार्मूला हो गया, इस पे बेस जेई ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये कब यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बल्कि इक्वेशन ऑफ कोनिक्स कह देते हैं, ताकि सब में काम आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इफ coordinate of focus HK, equation of directrix ax + by + c = 0 and eccentricity E अगर हमें गिवन है, ये तीन चीज़ें अगर हमें गिवन है तो इक्वेशन ऑफ कोनिक्स ये हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन जाएगा जो तीनों में काम आने वाला है, पैराबोला में भी, हाइपरबोला में भी और इलिप्स में। जब बात पैराबोला की होगी तो E की वैल्यू 1 रख देंगे, तो PS = PM हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1। ये लिखा हुआ है पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये हम कौन से पैराबोला की बात, स्टैंडर्ड पैराबोला की बात नहीं कर रहे हैं,
जो हम पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड, वो उसकी बात नहीं हो रही है। ये स्टैंडर्ड वाले इस टाइप से होते हैं कि जब यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहे हैं इनका वर्टेक्स हमेशा 0 0। हम बात कर रहे हैं अपने इन पैराबोलास की जो यहाँ से पास होगा, ये हो सकता है यहाँ से जा रहा हो। सर्कल भी, एलिप्स भी हो सकता है हमारा, जो हम पढ़ते हैं एलिप्स एनसीईआरटी में, वो यहाँ से उसका सेंटर हमेशा 0 0 होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं हो सकता है एलिप्स हमारा यहाँ से पास हो रहा हो, इस टाइप से हो, तो उसका सेंटर अलग हो गया। सेंटर 0 0 के लिए अलग फार्मूला हो जाएगा, सेंटर एच के होगा तो अलग फार्मूला हो जाएगा। सिमिलरली पैराबोला में भी यही होगा। तो ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो वाले पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है जिनका सेंटर 0 0 नहीं है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आने वाले हैं, जैसे कहा जाएगा एक्सिस की इक्वेशन बताओ क्या होगी, वर्टेक्स क्या होगा, लेटस रेक्टम आएगा, सेंटर क्या होगा, फोकल कॉर्ड क्या होगी, डबल ऑर्डिनेट्स क्या होगी। तो कुछ इसमें नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, उनके बारे में चलिए बात करते हैं। पहले आप यहाँ तक करें और बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। तो लिख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट टर्म करके। जैसे इसमें पूछा जाएगा वर्टेक्स के बारे में, फोकस के बारे में, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेते हैं हम। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी वर्टेक्स के बारे में भी सुना कि वर्टेक्स क्या होता है। अभी हमने देखा ना वर्टेक्स, ये यहाँ पर वर्टेक्स स्टार्टिंग में बात हुई थी हमारी अभी। ये जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है एक्सिस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोनिक सेक्शन का और एक्सिस का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस हो जाएगा। कहीं कहीं पे दो वर्टेक्स मिलेंगे तो उनको वर्टिसेस बोल देंगे। तो लिख लेते हैं वर्टेक्स के बारे में। हेडिंग हमारी पहली हो जाएगी वर्टेक्स। The point of intersection of conic section and the axis. The points of intersection of the point of intersection of the point of intersection of conic section the point of intersection of conic section and the axis is called vertex। देखिए जैसे पैराबोला की बात करें तो पैराबोला में ये एक्सिस हो गया हमारा। ये पैराबोला अगर यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे। अगर पैराबोला हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करे, तो पैराबोला यहाँ से पास करेगा तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड द एक्सिस, ये इसका एक्सिस हो गया।
तो ये एक्सिस और कोनिक सेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाता है, वर्टेक्स। ठीक है ना। ये बात सिर्फ पैराबोला में ही नहीं, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स सभी के बारे में बात हो रही है। तो सभी में मिलने वाला वर्टेक्स मिलेगा, या अगर दो वर्टेक्स मिले तो उसको वर्टिसेस बोल देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनको वर्टिसेस भी हो जाएंगे। कहीं कहीं पे दो मिलेगा वर्टेक्स तो उनको वर्टिसेस बोल देंगे। जैसे मान लिया एलिप्स की बात हो रही है, ये दो मिल गए हमारे पास, एक ये मिल गया, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक मिल गया वर्टेक्स। फिर दूसरे की बात करते हैं। वर्टेक्स के बाद दूसरा हो जाएगा एक्सिस। इसकी बारे में बात हुई थी अभी हमारे। एक्सिस क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स के, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सिस। एक्सिस के बारे में लिख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस and perpendicular to directrix is called axis of conic section. Axis of conic section. ठीक है। The straight line passing through focus and perpendicular to the directrix is called axis of conic section. दूसरा हो गया एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट, एक्सिस के बारे में बात समझ में आ गई। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो है वो फोकस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी और परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, जैसे मान लीजिए पैराबोला की बात करें, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज कर लेते हैं ये हमारा पैराबोला है, और ये हमारा पैराबोला, ओरिजिनल वाला पैराबोला ले लेते हैं जिसके वर्टेक्स 0 0 है। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे, ये पॉइंट P हो गया, ये इसका फोकस S हो गया, जिसके डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अभी हम A लेट करेंगे। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करेगी एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये कहीं यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर यानी कि ये लाइन होगी, ये हो गया एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री डायरेक्ट्रिक्स के साथ बना रही है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये हो जाएगी एक्सिस। इसी को हम लाइन को क्या बोल देंगे, एक्सिस। तो बात क्लियर है। एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। अभी हमने जो कोनिक्स की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने पढ़ा ना कि एक पॉइंट P होता है, एक कोई फोकस का S पॉइंट होगा और एक परपेंडिकुलर लाइन पे पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे PM। तो PS और PM, तो वही जो है इस पॉइंट P से कोई ऐसी लाइन जो यहाँ से पास करे, जैसे ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, तो ये एक लाइन आ गई ये, तो ये एक्सिस हो जाएगी। ये फोकस से पास कर रही है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है।
तो इसको बोल देंगे एक्सिस। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड। ये भी सब में मिलने वाला है और इसकी इक्वेशन भी पूछी जाएगी, फोकल कॉर्ड। फोकस, जैसे फोकल कॉर्ड के बारे में बात करूँ तो फोकस से जो है वो पास करेगी, कोई ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी उसी को हम क्या बोल देंगे, फोकल कॉर्ड। जैसे सपोज करिए ये यहाँ पर हमने एक ले लिया पैराबोला, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस any chord passing through the focus is called focal chord। तो ये जैसे हमने कोई पैराबोला लिया हुआ है, ये 0 0 से पास कर रहा है, ये वर्टेक्स हो गया इसका, इस कोई पॉइंट P से ये यहाँ पर S हो गई फोकस, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 है। तो फोकल कॉर्ड क्या है, कोई भी कॉर्ड जो है वो फोकस से पास करेगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, फोकल कॉर्ड। बात समझ में आ गई कि फोकल कॉर्ड क्या होगी, कोई ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी उसको हम क्या बोल देंगे, फोकल कॉर्ड। ऐसे तो बहुत सारी कॉर्ड मिलने वाली है, उनको हम कॉर्ड बोलेंगे। जैसे सर्कल का समझ लीजिए आप कि एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास करती है उसको क्या बोल देते हैं, डायमीटर। उसी तरीके से एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी उसको हम फोकल कॉर्ड बोल देंगे। और ये जो PS है, फोकल कॉर्ड क्या है, PQ है, और ये जो PS से पिसना, इस PS को क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फोकल डिस्टेंस। कई बार ये फोकल डिस्टेंस भी पूछी जाती है कि फोकल डिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब फोकस से उस किसी भी पैराबोला के या किसी भी सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला के पॉइंट से वो जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट नंबर आता है डबल ऑर्डिनेट्स का। 4th नंबर में लिख लेते हैं डबल ऑर्डिनेट्स। डबल ऑर्डिनेट्स, अब ये डबल ऑर्डिनेट्स क्या होता है, यही सेम लाइन जो है अगर परपेंडिकुलर बना देती है एक्सिस पे, एक कोई स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे बनाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, कोनिक सेक्शन का डबल ऑर्डिनेट बोल देंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए डबल ऑर्डिनेट्स का फिगर ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास कोई पैराबोला था, अगर हमने कोई पॉइंट P से फोकस से पास करती हुई कोई लाइन ले ली तो ये फोकल कॉर्ड हो गई। लेकिन अगर हमने कोई लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली, ये PQ जो एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो इस PQ को हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट्स। अब ये फोकल कॉर्ड नहीं होगी, इसका एक नया नाम हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट्स। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएगी, उस स्ट्रेट लाइन को हम एक नया नाम देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट्स। ये सर्कल को छोड़ के पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में मिलने वाली है। एक्सिस पे 90 डिग्री बनाएगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो उसको फोकल कॉर्ड बोल देंगे। डबल ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाएगी उसको हम डबल ऑर्डिनेट्स बोलेंगे। फिर एक इसमें आता है लेटस रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 5th नंबर पे आता है, ये सब में जरूर मिलेगा लेटस रेक्टम। पैराबोला में भी लेटस रेक्टम फाइंड आउट करेंगे, एलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। लेटस रेक्टम, अब
ये क्या होता है लेटस रेक्टम। इसी पी क्यू को आप यहाँ पर खिसकाते जाएं और खिसकाते खिसकाते कुछ ऐसा ले आए कि ये एस पे आ जाए। ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर इसको हम जो पी क्यू होगी जो एस से पास होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी, द डबल ऑर्डिनेट्स passing through the focus is called, the double ordinates passing through the focus is called latus rectum. लेटस रेक्टम, ठीक है। तो एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करेगा उसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। अगर हम चाहे तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लेटस रेक्टम। ये जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ पैराबोला के बारे में बात हो रही है, ये इलिप्स में भी होगा, हाइपरबोला में भी होगा और पैराबोला में तो है। ये अगर यहाँ फोकस से पास होके 90 बनाता है तो इसका पी क्यू नाम नहीं रखते, इसका फिर एक नया नाम हो जाता है। इसको पी क्यू हटा देते हैं, इसको एल एल डैश बोल देते हैं, एल और एल डैश। तो लेटस रेक्टम एल एल डैश होता है। एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो 90 डिग्री बनाएगा फोकस पे उसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। जैसे मान लीजिए इलिप्स के बारे में बात करें, इलिप्स कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, ये फोकस है उसका। और ये अगर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर एल एल डैश डाला तो ये एल एल डैश जो है ये लेटस रेक्टम ऑफ सर्कल हो जाएगा, सॉरी लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स हो जाएगा। ये लेटस रेक्टम ऑफ क्या है, पैराबोला है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर बनने वाली हैं। ये सारे पॉइंट्स उसमें सेम आने वाले हैं। उसके बाद बात आती है एक और लास्ट पॉइंट है सेंटर की। 6 पॉइंट पे लिख लेते हैं सेंटर। तो सेंटर के बारे में सबको पता ही है, बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि कोनिक सेक्शन में पैराबोला एक ऐसा होता है जिसका कोई सेंटर नहीं होता है। बाकी इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल तीनों का सेंटर होगा, लेकिन पैराबोला का सेंटर नहीं होगा। और सेंटर होता क्या है, ये सेंटर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। जो कॉर्ड होती हैं जहाँ पर बाइसेक्ट करेंगी, जितनी भी कॉर्ड है अगर हम सारी ज्वाइन करा के अगर हम सारे कॉर्ड बाइसेक्ट करा दें तो जहाँ पर जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जिस पॉइंट पे मीट करेंगी, सारी की सारी कट होकर के मीट कर रही हैं, तो वो पॉइंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, chord. The point that bisect every chord of conics passing through it is called center. सेंटर के बारे में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेते हैं कि पैराबोला का कोई सेंटर नहीं होता। पैराबोला हैज नो सेंटर। बाकी तीनों में सेंटर मिलेगा, इलिप्स में भी मिलेगा, सर्कल में तो सब जान ही चुके हैं, सर्कल पढ़ चुके हैं, और हाइपरबोला में भी मिलेगा। इन तीनों में वो सेंटर पूछेगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए, लेकिन पैराबोला में सेंटर के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे जाएगा। तो यहाँ तक तो बात जो थी वो बेसिक्स थी, वो सभी के बारे में थी। एक बार फिर से ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि अब आगे हम बात करेंगे सिर्फ पैराबोला की। ये तो अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे कोनिक्स का। ये हमने अभी सीखा कि पैराबोला के पहले अगर हम कोनिक्स क्या होता है, डबल कोन क्या होता है, अपर नैपी, लोअर नैपी, और ये फिक्स वर्टिकल लाइन, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं
कि फिक्स लाइन को फिक्स रहने दो और जो एम एक लाइन है उसी को रोटेट करा दो अल्फा एंगल पे, तो हमें कोन मिल जाता है डबल कोन। और जहाँ पर वो पॉइंट वी है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल देते हैं। वर्टेक्स के ऊपर वाले को अपर नैपी और लोअर नैपी बोल देते हैं। और रोटेटिंग लाइन को हम क्या बोल देते हैं, जनरेटर। रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड जनरेटर। अब फिर एक प्लेन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट कराते हैं किसके साथ, कोन के साथ। अगर यही प्लेन जो है वो कोन को 90 डिग्री पे कट करेगा तो सर्कल बनेगा। अगर ये अल्फा और बीटा, जो ये एंगल ऊपर अल्फा था, अगर ये अल्फा और बीटा जो है इक्वल हो जाते हैं तो पैराबोला बनेगा। अगर बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा हो जाती है तो हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है ना। तो कोनिक्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद अ कोन। जब हम प्लेन से किसी कोन को इंटरसेक्ट कराते हैं तो हमें कोनिक्स मिल जाता है। फिर कोनिक्स सेक्शन क्या होता है, उसका लोकस कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, कोई पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लिए। इस पॉइंट P का लोकस ही हमें बार बार निकालना पड़ेगा। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में एक फिक्स पॉइंट की जिसको हम फोकस बोलेंगे। सब में, तीनों में, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी एक फिक्स पॉइंट होगा उसको फोकस बोलेंगे। और एक फिक्स लाइन होगी जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। और इस कोई पॉइंट P से PS और PM का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो जो रेशियो है उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी, E। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगी इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कई बार पूछी जाती है कि पैराबोला की क्या होगी, तो ये हमें याद रखना है। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज 1, एलिप्स की लेस देन 1 बट 0 से बड़ी होगी। हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से बड़ी कुछ भी होगी तो वो हाइपरबोला होगा। एक फिक्स है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, E = √2। कैसे आई है E = √2, ये वहीं पर बात करेंगे जब हम हाइपरबोला करेंगे तब। सर्कल की याद रखनी है, इसेंट्रिसिटी 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इन्फिनिटी होती है। अभी तो हमें खैर तीन ही पढ़ते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हम कर चुके हैं। दोनों की इक्वेशन जो है वो सेम क्या होती है, ये जो लाइन लिखी हुई है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये कोनिक्स को भी रिप्रेजेंट करती है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी। ये दोनों चीज़ें डेल्टा पे डिपेंड करती हैं। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो कोनिक्स। और वे डेल्टा इक्वल टू क्या है, ABC + 2fgh - AF² - BG² - CH²। ABCFGH इस इक्वेशन से कंपेयर करके आ जाएगा और फिर हम चेक करके देख लेंगे। अभी हम ये भी बात करेंगे कब, वैसे ये पहले हम कर चुके हैं कि सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करता है और हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहले हम सर्कल में कर चुके हैं, वहीं पर मैंने बता दिया हुआ आपको कि अगर A = B है और H = 0 है तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। H² = AB है तो पैराबोला को, H² लेस देन AB है तो एलिप्स को, और H² ग्रेटर देन AP है तो हाइपरबोला। ये जो लाइन है ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर लिख देता हूँ A = B और H = 0 तो सर्कल। पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी जब H² = AB। एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब H² लेस देन AB होगा। और हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब H² ग्रेटर देन AB। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप खास ध्यान रखें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कोई इक्वेशन इस टाइप से 2 डिग्री में इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल को, पैराबोला को, एलिप्स को कि हाइपरबोला।
ठीक है। उसके बाद पीएस और पीएम के बारे में बात हुई कि पीएस और पीएम कैसे निकलेगा। पी जो है वो एस से जो डिस्टेंस होगी उसको पीएस बोल देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और पीएम क्या है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ भी बोलते हैं। P इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है कई बार कि अगर किसी इक्वेशन ऑफ कोनिक्स का इक्वेशन निकालना हो, किसी भी कोनिक्स का इक्वेशन जिसका फोकस गिवन हो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और इसेंट्रिसिटी गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इफ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एच के गिवन होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इसेंट्रिसिटी ई गिवन होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करें। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बार बार यूज होंगे। एक वर्टेक्स होगा यूज, तो हमने पढ़ लिया कि इंटरसेक्शन किसी भी कोनिक सेक्शन का एक्सिस के साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास करेगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी, वो एक्सिस हो जाएगा। फोकल कॉर्ड क्या होगा, कोई भी एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी उसको हम फोकल कॉर्ड बोल देते हैं। इसी फोकल कॉर्ड को अगर हम परपेंडिकुलर पे बना दें तो ये लेटस रेक्टम बन जाती है, एल एंड एस। और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन, लेकिन एक्सिस पे 90 डिग्री बनानी चाहिए। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, एक्सिस पे 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन फोकस से पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये फोकस से पास हुई तो ये एल एल डैश बन जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगी, लेटस रेक्टम बन जाएगी। और फिर सेंटर सबको पता है, बस ये ध्यान रखना है कि पैराबोला का जो है कोई सेंटर नहीं होगा। सेंटर हमेशा सर्कल का निकालेंगे, एलिप्स का निकालेंगे और हाइपरबोला का निकालेंगे। अब चलिए बात करते हैं सर, वो एक बार लेटस रेक्टम बता दो। हाँ, लेटस रेक्टम एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक तो ये फोकल कॉर्ड, जैसे हमने सीखा ना, कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर से पास करती है वो डायमीटर बन जाता है सर्कल का। अगर सेंटर से पास ना हो गई तो वो कॉर्ड हो जाती है। तो फोकल कॉर्ड का मतलब क्या है, एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करेगी। ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ किस में हो, पैराबोला में, हो सकता है इलिप्स में भी हो। ये देखिए इस टाइप से, जैसे है ये फोकस है इसका, ये एक पॉइंट यहाँ से पास कर देगी पी क्यू, तो ये फोकल कॉर्ड हो गई। हाइपरबोला में हो सकती है, तीनों की बात हो रही है सब में। उसके बाद डबल ऑर्डिनेट जैसे है, तो डबल ऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट होता है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, इसी डबल ऑर्डिनेट को खिसकाते चले जाओ और फोकस के पास ले आओ। यानी अगर एस पे 90 डिग्री बना दिया उसने, एक ऐसी लाइन जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो और फोकल कॉर्ड हो, एक ऐसी लाइन जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो और कॉर्ड भी हो साथ में, उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम। यही लाइन फोकल कॉर्ड भी बन सकती है। कैसे, जब 90 डिग्री नहीं बनाएगी, जैसे मान लीजिए इस टाइप से बन जाती है, ये फोकस से पास तो हो रही है लेकिन 90 डिग्री नहीं बन रही है, तो ये पी क्यू जो है, ये पी क्यू इसका नाम हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, फोकल कॉर्ड। यही फोकल कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर बना दे एक्सिस के, फोकस से पास तो हो रही है, अगर ये परपेंडिकुलर बना दे तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लेटस रेक्टम। अच्छा, कोई ये बताएगा कि फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ
किसकी इक्वल होगी, मतलब उससे छोटी नहीं हो सकती। फोकल कॉर्ड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सोचो थोड़ा सा तो समझ में आएगा। फोकल कॉर्ड की मिनिमम वैल्यू। लेटेस्ट रेक्टम। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बाकियों को समझ में आ गई भाई क्यों ये कह रहा है ऐसा? ये देखिए, ये हमारी जो लाइन है ये फोकल कॉर्ड है। इसको बिल्कुल आप स्ट्रेट कर देंगे, 90 डिग्री में बना देंगे तो लाइन ऐसे बन जाएगी। यही सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी होगी। और अगर आप कहीं भी रोटेट कराएंगे हमेशा उसकी लेंथ बड़ी होती रहेगी। तो फोकल कॉर्ड और लेटस रेक्टम का आपस में काफ़ी गहरा रिलेशन है। हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है कि फोकस पे 90 डिग्री अगर बनाता है तो लेटस रेक्टम, और अगर फोकस से पास होती है लेकिन 90 नहीं बनाती है तो वो क्या हो जाएगी, फोकल कॉर्ड बन जाएगी। ठीक है, और सेंटर के बारे में तो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितने तरह के पैराबोला हमको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चार तरह के पैराबोला स्टैंडर्ड हमको मिलने वाले हैं। पहले उनके सबके फिगर में ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। फिर उनमें से किसी एक की इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। देखिए पैराबोला हमारे कौन कौन से मिलने वाले हैं। एक ये मिलेगा, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फिर दूसरा हमारा पैराबोला मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। जब इस टाइप से ओपनिंग होगी, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपनिंग है, ये नेगेटिव में होगी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x मिलेगा। फिर तीसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और एक फोर्थ मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये चार टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला मिलने वाले हैं। ठीक है ना। इनमें से किसी एक की इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, कैसे मिल जाती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और फिर चारों का सेम मेथड होगा, आप चारों में से किसी को भी डिराइव कर सकते हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आया कैसे है। और यही नहीं, पैराबोला यही जो है नहीं बनने वाले हैं। पैराबोला अभी बेसिक एनसीईआरटी में तो यही मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैराबोला हमेशा ऐसा ही हो सकता है पैराबोला ऐसा हो जिसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 ना हो। तो वर्टेक्स फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका फिर एक अलग मेथड होगा, वो अभी हम बात करेंगे। तो ये वाले जो पैराबोला होंगे इन्हीं की जो इक्वेशन है वो ये इस टाइप की मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। बाकी ओरिजिनल पैराबोला जो स्टैंडर्ड है वो तो ऐसे ही बनने वाली है। तो पहले हम स्टैंडर्ड की जो है स्टैंडर्ड का एक डेरिवेशन करते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी इक्वेशन कैसे बनी। आपने वैसे वेक्टर में पैराबोला के बारे में पढ़ा होगा कि पैराबोला अगर हमारे पास वेक्टर में आपने पढ़ा होगा पैराबोलिक पाथ करके आता है इसका, कि अगर x में क्वाड्रेटिक है y में लीनियर है, या y में क्वाड्रेटिक है x में लीनियर है, तो उसको हम पैराबोला बोलते हैं। कोई एक ऐसी इक्वेशन जो y में क्वाड्रेटिक हो x में लीनियर हो, या x में क्वाड्रेटिक हो y में लीनियर हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा y में क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर है, 4ax है, 1 पावर में है। और अगर x में क्वाड्रेटिक है तो y में लीनियर है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो समझते हैं थोड़ा सा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को
ये हमने एक पैराबोला लेट कर लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का टाइप इस टाइप का होता है, कैसे आएगा वो भी हम बात करते हैं। कोई पॉइंट P ले लिया हमने जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, फोकस इसका एक होगा, ये जो है a डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी और इस फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0, इसको क्या बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस फोकस की होगी उतनी ही डिस्टेंस पीछे की तरफ जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमने पढ़ा था ना अभी, PS/PM इक्वल टू E, और पैराबोला के लिए E की वैल्यू क्या होती है, पैराबोला चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा PM, क्योंकि E की वैल्यू क्या होगी 1। तो जितनी डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस की होगी उतनी पीछे उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ये और ये हो गई एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, अच्छा कौन बताएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक a होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और a डिस्टेंस पे, ओरिजिन से a डिस्टेंस पीछे है। सर 4ax। नहीं बेटा, मैं इस लाइन की इक्वेशन पूछ रहा हूँ, इस लाइन की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से a डिस्टेंस पीछे की तरफ है, एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है या y एक्सिस के पैरेलल है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सर y इज इक्वल्स टू माइनस। नहीं बेटा, x इक्वल टू, x एक्सिस पे चल रहा है ना, ये देखो ना, यस सर। x इक्वल टू माइनस है, बिल्कुल सही है। x ये यहाँ से y जो होगा वो जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y इक्वल टू हो जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू माइनस। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू माइनस हो गई, इस P से s की डिस्टेंस तो हमको मिल गई। अब जरा m भी ढूंढ लेते हैं, m कितना होगा, ये PM, और हमें पता है कि PS इक्वल टू PM करना है। अच्छा PS तो बड़े आराम से निकल आएगा, सबको पता चल रहा होगा कि PS कैसे मिलेगा, x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो PS आ गया। PM कैसे मिलेगा, PM जरा सोच समझ के आप बताएं कि PM की लेंथ क्या होगी। PM को निकालने के दो तरीके हैं, आप इनमें से कोई एक तरीका बताएं कि PM की लेंथ कैसे आएगी। एक तो PM जो है किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ है, एक कोई पॉइंट P से, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, इसको मैं यहाँ पर फिर से बना के आपको दिखा देता हूँ कि एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है x प्लस a इक्वल टू 0, ये PM है। तो PM यानी परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है फॉर्मूला, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको जरा कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू a आ जाएगी, और x1 y1 ये खुद दिए हुए x और y, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मिल गई हमको लेंथ, x प्लस ए, वही लेंथ मिल गई x प्लस ए, मॉडुलस के अंदर x प्लस ए। तो एक मेथड से तो ये निकल सकती है x प्लस ए PM की वैल्यू। एक और सीधे सीधे भी मेथड हमें दिखाई देगा, देखो कैसे। सपोज कर लीजिए ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये x होगी ना भाई, जब यहाँ पर ये x और y कोऑर्डिनेट है इसके, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x होगी और ये y होगी, तभी तो उसके कोऑर्डिनेट x, y है। और PM जो है, अगर इसको मैं n नाम दे दूँ तो PM जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, देखिए PM जो ये लाइन है और ये जो लाइन NS है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है,
बन गया। तो PM जो है वो NS के इक्वल हो जाएगा, सॉरी NS बोल रहा हूँ, S तो यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसका एक और नाम रखना पड़ेगा, इसका नाम हमने रख लिया Q। तो PM जो है वो NQ के इक्वल हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या होगा कि PM जो है वो NQ के इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, PM जो है वो NQ के इक्वल हो जाएगा। और NQ इक्वल टू क्या होगा, x प्लस ए। देखो ना साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक a है, ये यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक ये a है, और यहाँ से यहाँ तक ये x है। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, x प्लस ए। ये डिस्टेंस हो गई x प्लस ए। तो आप चाहे तो जैसे भी चाहे वैसे निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, x प्लस ए। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, और नहीं तो परपेंडिकुलर लाइन सबसे बढ़िया है, P इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने चेक करके देखा। अब जरा इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax और 2x मिला क्या हो गया, 4x। तो ये बन गई पैराबोला की ओरिजिनल इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। चारों के लिए सेम मेथड हो जाएगा, ऐसे ही हमें करना है, PS इक्वल टू PM करना। इसी में x इक्वल टू माइनस ए लाइन आएगी, अगर दूसरा पैराबोला लेंगे इसी का दूसरा फॉर्म, तो x इक्वल टू a हो जाएगी, और फिर y इक्वल टू माइनस ए और y इक्वल टू ए। चार टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका हम एक साथ सबके बारे में लिख लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कोई भी पैराबोला दिखेगा उसको हम इसी से कंपेयर कराएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, अगर यहीं पर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट। ये सब बात इसी की हो रही है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये वर्टेक्स हो गया 0 0। उसके बाद टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगी, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टेंजेंट एट द वर्टेक्स का मतलब यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, वर्टेक्स पे टेंजेंट का मतलब ये वाली लाइन जो है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट की लाइन हो जाएगी यहाँ से। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस वाली। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स x इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, ये लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, ये कैसे फाइंड आउट होगा सर? 4a। कैसे निकालेंगे बेटा बताओ, 4a। PS की जो लेंथ है सर वो, वो पढ़ा था सर, तो याद नहीं। ओके देखो मैं याद दिला देता हूँ। पैरा वैसे तो याद रखना है फार्मूला हमको कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं और इसको भी डिराइव भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमें ध्यान रखना है कि 4 है। अब देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे, फिर से एक बार यहाँ पर आते हैं अपने डेरिवेशन में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 क्यों होता है, ये कोई फोकस है और ये हमने कोई पॉइंट ले लिया P x, y। तो देखो ये जो डिस्टेंस है, अगर आप सोचोगे किस तरीके से आएगा ये, तो हमें क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर, लेटस रेक्टम का मतलब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, LL डैश। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक PS ना बना के हम सीधे LL डैश ही बना देते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि LL डैश से ही तो मिलेगा हमको लेटस रेक्टम। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, LL डैश। ये डिस्टेंस तो पक्की बात है कि A होगी, क्योंकि फोकस से पास करता है।
ये नहीं पता हमको, तो ए कॉमा इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये स्मॉल एल है, और ये जो डेरिवेशन है ये बाकी दोनों में काम आने वाला है, इलिप्स और हाइपरबोला में, वहाँ पर भी ऐसे ही हम निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर। तो अब जरा बताओ कि पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ए कॉमा एल जो है वो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा? ए कॉमा एल लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में ए कॉमा एल लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू ए और y इक्वल टू एल यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y का मतलब एल स्क्वायर 4a और x की वैल्यू है a, एल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो यहाँ से l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 2a। तो अब देखिए आप l के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वैसे तो l की वैल्यू प्लस माइनस 2a आएगी, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे तो a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस एल इधर होगा, भाई ये l डिस्टेंस है तो ये माइनस एल होगी, तो ये a कॉमा 2a होगा, तो दूसरा ऑटोमेटिकली a कॉमा माइनस 2a हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला जो हमारा है, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है, वो समझ में आ गया कैसे आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश इक्वल टू 2a प्लस 2a, भाई ये डिस्टेंस भी 2a आ गई और ये भी डिस्टेंस 2a आ गई, तो 2a प्लस 2a मिला के 4a हो गया। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये चारों पैराबोला के लिए सेम होगा, चाहे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, चाहे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो। ये एक ऐसा फार्मूला है जो चारों में काम करेगा, हमें ध्यान रखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा 4a ही होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा, ये कैसे 4a आएगा। अच्छा अब हमसे कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएंगे, एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा 2a, तो एल डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कॉमा माइनस 2, तो ये हो जाएंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, और कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम तो कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम a कॉमा 2a और a कॉमा माइनस 2a, ये सब में अलग अलग होने वाले हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये अलग होगा। लेंथ तो 4a सब में आएगी, लेकिन ये जो आया है l और l डैश के कोऑर्डिनेट ये विद साइन अलग अलग होने लगेंगे, कहीं पे 2a कॉमा a, कहीं पे a कॉमा 2a, कुछ इस टाइप से चेंज होगा। तो इन चारों के लिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक जैसे आपको याद होगा सर्कल में हम लोगों ने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किया था, वैसे पैराबोला में भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, वो भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे मैं वहाँ पर बता चुका आपको। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। और अगर इनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक ऐसे कोऑर्डिनेट जो पैराबोला पे लाई करे। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखो ना यहाँ पे x और y की वैल्यू जरा रख के देखो, यहाँ पर x की वैल्यू रख के देखो, ये y की वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 280 का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स की वैल्यू 80 स्क्वायर, तो देखो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टी। कोई भी ऐसा पॉइंट हम एज्यूम कर लेंगे जो कि पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट।
टी कोई भी एक ऐसी पैरामीटर है, लिख लेंगे टी कोई स्केलर है या कोई पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमको गिवन होगी। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी चारों के लिए अलग अलग होंगे। ये किसके कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मूले हम किसके लिख रहे हैं, y² = 4ax के ये सारे फॉर्मूले हम लिख रहे हैं। ये हम सारे फॉर्मूले y² = 4ax के लिख रहे हैं। y² = -4ax के अलग आएंगे, x² = 4ay के अलग आएंगे और x² = -4ay के अलग होंगे। एक और बात कर लेते हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस कौन सी होगी, अभी हमने ऊपर बात की थी, यहाँ पर फोकल डिस्टेंस ये लिखेंगे। फोकल डिस्टेंस का भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी पूछा गया फोकल डिस्टेंस, फोकस से इस कोई पॉइंट्स की डिस्टेंस PS, इसी को हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो एक और लिख लेते हैं फोकल डिस्टेंस का भी। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PS = मॉडुलस ऑफ x + a, ये फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। कहाँ से आ गया ये x + a, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए मॉड लगा दिया। x + a कैसे हो जाएगी, ये दो लाइन का डेरिवेशन है। देखिए हमने बोला कि भाई फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, फोकस से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये कोई पॉइंट P है और ये फोकस S है जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y है। हमें PS निकालना है और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4ax। तो PS का मतलब हो गया x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर x² + a² - 2x + y²। y² की वैल्यू पुट कर देते हैं, y² की वैल्यू कितनी है, 4ax, ये लिखी हुई है, y² = 4ax। तो ये बन गया x² + a² + 2x और ये बन गया x + a का होल स्क्वायर। और अंडर√x² क्या होता है, मॉडुलस ऑफ x, तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ x + a। तो ये फोकल डिस्टेंस हो गई x + a, मॉडुलस ऑफ x + a। मॉडुलस क्यों लगा दिया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए डिस्टेंस। तो ये जो हमने किसी एक के लिए निकाला है, y² = 4ax के लिए निकाला है, ये आपकी ड्यूटी है, आप चारों के लिए निकालेंगे। y² = 4ax के लिए है, आप कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो हम अगले टर्म पे बात करेंगे। y² = -4ax के लिए निकालेंगे। ये सारे पॉइंट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट, ये सारा कुछ, फोकल डिस्टेंस, ये सब कुछ हम चारों के लिए अलग अलग निकालेंगे और फिर एक कॉलम बना के उन सबको चारों को एक साथ लिखेंगे और फिर इनके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे। आज अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।